नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MSPS 99 स्टडी सेंटर पर। और आज अपने दिल्ली के जो वन लाइनर जनरल साइंस के वन लाइनर क्वेश्चन की क्लास में आपका स्वागत है। और अपन शुरू करते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहला अपन जो क्वेश्चन है वो रहेगा आज का। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं उनकी संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उनकी संख्या बढ़ जाती है। सीधी सी बात है, जैसे अपन ऊंचाई पर जाते हैं तो जो अपनी RBC होती है, लाल रक्त कणिकाएं होती है, उनकी संख्या बढ़ने लगती है। फिर दूसरा क्वेश्चन, मानव हृदय में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर होता है। तो कोलेस्ट्रॉल उसका सामान्य स्तर होता है 140 से 180 मिलीग्राम। 140 से 180 मिलीग्राम होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी व्यक्ति को रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यदि रक्त वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो रक्तदाब वो बढ़ जाएगा। सीधी सी बात है, रक्तदाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? रक्तदाब बढ़ जाएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? इनके अपने शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? तो वो है अपनी दीर्घस्थि। दीर्घस्थि वाला भाग है, वहां पर अपनी लसिका कोशिकाएं बनती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनपायु में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है। जो स्तनपायु होते हैं जिनके अंदर स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, उनके अंदर जो श्वेत ग्रंथियां होती है उनका संबंध होता है ताप नियमन से। यानी कि शरीर का ताप नियमन है, ताप नियमन करने का कार्य करती है। फिर अगला क्वेश्चन, मानव हृदय में कक्षों की संख्या है। तो मानव का जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठी होता है। कि मानव के हृदय के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं। ऊपर के 2 कक्ष है उनको आलिंद कहा जाता है, और नीचे वाले 2 कक्ष होते हैं उसको नीले कहा जाता है। आलिंद है वो आकार में छोटे होते हैं, और नीले वो आकार में बड़े होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, मधुसूदनी जिसको अपन इंसुलिन बोलते हैं, एक अंतःस्राव एक क्या है? तो ये है ग्लाइकोलिपिड। यानी कि इंसुलिन क्या है? तो ये ग्लाइकोलिपिड है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। तो मानव का शरीर है उसके अंदर पैरों की हड्डियां हैं, उसको कहा जाता है टीबिया और फिबुला। फिबुला और टीबिया नामक जो अपनी हड्डियां हैं वो अपने पैर के अंदर पाई जाती है, घुटने से नीचे वाले भाग में। फिर अगला गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो गर्भाशय उसको यूट्रस भी कहा जाता है। गर्भाशय का नाम क्या है? यूट्रस। फिर अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। तो हीमोग्लोबिन उसकी अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए। यह ऑक्सीजन परिवहन का कार्य करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? तो एड्रिनल ग्रंथि है और सेक्स हार्मोन का स्राव करती है। फिर अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में हार्मोन में कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? तो यह अपना पराव2 या पैराथायराइड जो हार्मोन है वो कैल्शियम और फास्फेट के स्तर को नियंत्रित करने का कार्य करता है। टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार एक एग्जाम पूछा गया। फिर अगला क्वेश्चन है, मानव के शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? यानी कि जो फर्टिलाइजेशन का प्रक्रम है वो कहाँ पर होता है? तो मादा शरीर के अंदर जो डिंब वाहिनी होती है, जिसको अपन बोलते हैं फ्लोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी, डिंब वाहिनी, फ्लोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रक्रम संपन्न होता है। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जो निषेचित अंडा है वो गर्भाशय की दीवारों से आकर चिपक जाता है, वहाँ पर आकर स्थापित हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, जब वर्ग कार्य करना बंद कर दे तो क्या होगा? तो अपने वर्ग जब कार्य करना बंद कर देते हैं तो अपने रक्त के अंदर जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ हैं, नाइट्रोजनी प्रकृति के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका जमाव होना शुरू हो जाता है। यानी कि उनकी मात्रा अपने रक्त के अंदर बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति वर्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब, तो सीधी सी बात है, व्यक्ति जब वर्ध हो जाएगा तो उसका रक्तदाब हो घट जाता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो उसकी हृदय धड़कन है वो भी तो कम होने लगती है, और उसका रक्तदाब है वो भी घट जाता है। तो दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है, हार्ट बीट, हृदय धड़कन और रक्तदाब दोनों घट जाते हैं वृद्धावस्था में। फिर अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना में संलग्न होती है? इसको अपन बोलते हैं कर्मी रूप परिशेषिका। यानी जो कर्मी रूप परिशेषिका होती है वो किसका भाग है? तो वो है बृहदांत्र का। इनके अपने जो बृहदांत्र होती है उसके नीचे एक छोटी संरचना होती है जिसको पूंछ या कर्मी रूप परिशेषिका कहा जाता है। और ये एक अपना अवशेषीय अंग है जिसका कोई कार्य अपने शरीर के अंदर नहीं होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया द्वारा वो ऑक्सीजन संश्लेषण के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है?
तो वो प्रक्रम है परासरण, यानी कि जो परासरण का प्रकरण है उसके अंदर ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है। फिर अगला क्वेश्चन, कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो ये है अपना यकृत। अगला क्वेश्चन, सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो सेरेब्रम है वो अपने मस्तिष्क से संबंधित है, यानी मस्तिष्क का एक भाग है जो सोचने और विचारने का कार्य करता है। फिर अगला क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, मानव मस्तिष्क का उसका सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है पर मस्तिष्क। पर मस्तिष्क का उसको मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो ये अपने भाई मस्तिष्क की कोशिका यानी कि जो माइंड सेल होती है उनके अंदर सबसे कम पुनर्योजन की शक्ति पाई जाती है, यानी एक बार डैमेज हो जाए तो पुनर्भरण होने में इनको बहुत ज़्यादा समय लगता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी मर्दप्राय व्यक्ति को गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? यदि कोई गुर्दा डोनेट करना चाहता है, अपने को किसी गुर्दा लेना है, तो उसके लिए क्या होना जरूरी है? तो केवल तंत्रिकीय प्रकारों का अवसान होना जरूरी है, यानी कि उसकी दिमागी मृत्यु कही जा सकती है। फिर अगला, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है, यानी कि पिता उसका रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है, तो बताइए उनके पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा हो सकता है? तो इसके अंदर ज़्यादातर जो संभावना है वो है ओ वर्ग की, यानी कि जो पुत्र है वो ओ वर्ग का होगा। उसके बाद अगला, कोई भी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है? तो सीधी सी बात है, रक्तदान करने के लिए एक तो समान वर्ग और दूसरा सर्वाधिक ग्राही और सर्वाधिक दाता, उस वर्ग के अनुसार रक्त का दान करते हैं। तो बी वाला है एक तो बी को रक्त देगा और दूसरा जो सर्वाधिक ग्राही वर्ग है ए बी उसको रक्त दे सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ, तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग होगा तो उसका या तो ए होगा या फिर बी होगा। ए या बी होने की संभावना इसके अंदर ज़्यादा होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, संतान की भ्रूणी अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस कहा जाता है, यानी कि गर्भ के अंदर यदि शिशु है उसका रक्त जम जाए, रक्त का थक्का जमकर मौत हो जाती है, तो उस रोग को कहा जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। और इसका कारण क्या होता है? तो इसका होता है यदि पिता RH पॉजिटिव है, यानी पिता है उसका रक्त है RH पॉजिटिव और माता का रक्त यदि RH नेगेटिव हो तो ये स्थिति उत्पन्न होती है। इसके अंदर पहली संतान हो तो सामान्य हो जाती है, लेकिन दूसरी डिलीवरी होती है उसके अंदर जो शिशु है उसकी मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सा रक्त वर्ग सर्वग्राही यानी कि सभी से रक्त लेने वाला जो ग्रुप कौन सा है? तो वो है AB, यानी कि AB है वो सभी से रक्त ले सकता है, लेकिन दे केवल AB को सकता है, इसके अलावा किसी को भी नहीं दे सकता है। उसके बाद अगला है AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वाधिक ग्राही कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? तो उसमें रक्तपिंड का अभाव होता है, रक्तपिंड का अभाव होता है। अगला है सर्वाधिक ग्राही कौन से रुधिर वर्ग को कहा जाता है? तो सर्वाधिक ग्राही रुधिर वर्ग है वो है अपना AB। अगला क्वेश्चन, कौन सा रक्त वर्ग सर्वाधिक दाता यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाना जाता है? तो ओ रक्त वर्ग का जो व्यक्ति है उसको यूनिवर्सल डोनर या सर्वाधिक दाता कहा जाता है, यानी कि ये सभी को रक्त दे सकता है। ओ रक्त वर्ग का जो व्यक्ति है वो सभी को रक्त दे सकता है और AB रक्त वर्ग का व्यक्ति है सभी से रक्त ले सकता है। इस कारण एक को कहा जाता है सर्वाधिक ग्राही और एक को कहा जाता है सर्वाधिक दाता। फिर अगला क्वेश्चन, यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग AB हो, पुरुष का रक्त वर्ग है AB तथा महिला का रक्त वर्ग B हो, तो उनकी संतान में कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित हो सकता है? तो उसके अंदर हो सकता है O, यानी कि AB और B है तो उनकी संतान के अंदर रक्त वर्ग B हो सकता है। फिर अगला है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो एक वयस्क मनुष्य के अंदर जो लगभग हड्डियां होती है उनकी संख्या होती है 206। वयस्क मनुष्य के अंदर अस्थियों की संख्या होती है 206। फिर अगला है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो ये इसके अंदर थोड़ा सा मिस प्रिंट है भाई, ये थोड़ा मिस प्रिंट है, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा 270। एक नवजात शिशु उसके अंदर हड्डियों की संख्या होती है 270 से 300, 270/300 हड्डियाँ एक नवजात शिशु में होती है, जबकि वयस्क में कितनी होती है 206। उसके बाद अगला है,
मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य उसकी खोपड़ी के अंदर 8 अस्थियां होती है। अगला है मनुष्य के शरीर में पसलियां कितने जोड़े होती है? तो पसलियां वो होती है 12 जोड़े, हॉकी स्टिक के आकार की 12 जोड़े के रूप में होती है। फिर अगला, शरीर की सर्वाधिक सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? तो अपने शरीर की कार्य के आधार पर सबसे जो मजबूत हड्डी है वो कौन सी है? तो वो है जबड़े की हड्डी। कार्य के आधार पर सबसे जो मजबूत हड्डी है वो जबड़े की हड्डी होती है। उसके बाद मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो अपने शरीर की सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो होती है स्टेपिस, और ये पाई जाती है कान में। यदि पूछा जाए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर उपस्थित होती है, तो ये होती है कान में। फिर अगला, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी। तो मानव शरीर की सबसे लंबी जो हड्डी है वो है फीमर। सबसे लंबी जो हड्डी है वो है फीमर, और ये पाई जाती है जांग में। ये कहाँ पर पाई जाती है? जांग के अंदर पाई जाती है फीमर हड्डी। फीमर हड्डी जांग के अंदर पाई जाती है। फिर अगला है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है। तो पैर की हड्डियाँ लगभग अपनी हड्डियाँ वो खोखली होती है, और हड्डियों के अंदर मुलायम जो ऊतक होता है वो अपने जो सेल्स होते हैं उनके निर्माण में सहायक होता है, जिसको कहा जाता है बोन मेरो या अस्थि मज्जा। फिर अगला क्वेश्चन है, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टीबिया और फिबुला, टीबिया और फिबुला नामक जो हड्डियाँ होती है वो अपनी टांग के अंदर पाई जाती है, यानी कि घुटने से नीचे वाले भाग में। घुटने से लेकर टखने का जो भाग होता है वहाँ पर 2 हड्डियाँ होती है, जिसमें एक का नाम होता है टीबिया और दूसरी का नाम होता है फिबुला। एक का नाम टीबिया और दूसरी का नाम फिबुला होता है। और इसी के साथ अपना हाथ, इसके अंदर कोहनी से लेकर कलाई तक का जो भाग है यहाँ पर भी 2 हड्डियाँ होती है, यहाँ पर भी 2 हड्डियाँ होती है। उसमें से एक का नाम होता है रेडियस, एक का नाम होता है रेडियस और दूसरी का नाम होता है अल्ना। पहली हड्डी है उसको बोलते हैं अपना रेडियस, और दूसरी जो हड्डी होती है उसको कहा जाता है अल्ना। और कोने से लेकर कंधे का जो भाग होता है वहां पर जो हड्डी होती है उसका नाम होता है ह्यूमरस, उसको कहा जाता है ह्यूमरस। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके जो भी साथी तैयारी करने वाले हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।